नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट इतिहास का टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। यह टॉपिक 7th हिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक रहने वाला है। इस टॉपिक से एग्जाम में 50 से अधिक क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि लगातार एग्जाम में इस टॉपिक से बार बार आते ही रहते हैं। तो यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो के साथ साथ आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा, लाइन टू लाइन कराऊंगा कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग मुख्य तौर पर बात करने वाले हैं 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में जितने भी प्रमुख राजवंश उदय हुए थे उनके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस मानचित्र को यहाँ पर देखने का प्रयास कर लेते हैं। जैसे कन्नौज आपका हो गया राजवंश, गुर्जर प्रतिहार हो गया, परमार हो गया, चहमान यानी कि चौहान हो गया, और पाल वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गया। इन वंशों का ही उदय 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। तो चलिए आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक के जरिए विभिन्न चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर लिया करता था। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया करता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण की बात करते हैं। दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मा क्षत्रिय ना होते हुए क्षत्रिय हो जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है दंती दुर्ग के बारे में, जो कि एक प्रधान था। किसके अंडर में काम करता था? ये चालुक्य राजा के अंदर में काम करता था, और इसने चालुक्य को हरा दिया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान दंती दुर्ग ने ही कराया था। दोस्तों, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्या था? अगर कोई भी व्यक्ति उस जमाने में हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करा लेता था ब्राह्मणों की सहायता से, तो वो दोबारा क्षत्रिय कहलाने लगता था। अगर क्षत्रिय ना हो, अगर अनुष्ठान करा ले तो वो क्षत्रिय कहलाने लगता है। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी करा देता हूँ। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कुछ अन्य उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शरणम, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखो, कदम्ब मयूर शरणम हो गया। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद हो गए, जो कि ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो कदम्ब मयूर शरणम में कहां पर राज्य स्थापित किया? तो इन्होंने कर्नाटक में राज्य स्थापित किया। वही गुर्जर प्रतिहार जो कि ब्राह्मण थे, इन्होंने अपना राज्य कहां पर स्थापित किया? तो राजस्थान में स्थापित किया। यहां से एग्जाम में इस बार क्वेश्चन देखने को मिला है। सारे के सारे क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगा, परेशान आप बिल्कुल भी मत होना। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह कृति राष्ट्रकूट काल की है। यह वाली कृति कवि की है दोस्तों, राष्ट्रकूट काल की कृति है। जितना अभी तक मैंने आपको बताया उससे संबंधित क्वेश्चन अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वो जन्म से क्षत्रिय ना हो। अभी आपको मैंने समझाया था। तो क्वेश्चन वर्ष 2013 के एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था राष्ट्रकूट प्रधान था। दोस्तों, अभी आपको मैंने ये भी चीज यहाँ पर समझाने का प्रयास किया था दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजें समझाऊंगा, और इस बार जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसको यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ।
तो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अभी मैंने आपको चित्र वाला कराया था, एलोरा की गुफा पंदा का चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? तो यह कृति राष्ट्रकूट काल की है। कब की है दोस्तों? राष्ट्रकूट काल की कृति है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, एलोरा गुफा का भित्ति चित्र से ही संबंधित पूछा गया है, तो राष्ट्रकूट काल की कृति यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इन नोट्स को खरीदना चाहते हो, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। इसको थोड़ा बड़ा करके आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करता हूँ। नोट्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, जो कि मैंने खुद हैंड रिटन आप सभी लोगों के लिए इन नोट्स को डिजाइन किया है। नोट्स की विशेषता आपकी क्या रहने वाली है? चैप्टर वाइज PYQ रहने वाले हैं। जैसे मैं आपको यही चैप्टर करा रहा हूं, तो उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी में देखने को मिल जाएंगे विथ चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, 7वीं सदी आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन चुके थे। सही बात यहाँ पर क्या दी गई है? बिल्कुल दी गई है। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। किन्होंने उठाए थे? तो कदम्ब मयूर शरणम में उठाए थे और राजा हरिश्चंद्र ने उठाए थे, जो कि ब्राह्मण होते हुए थे। इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य को स्थापित किया था, आपको मैंने बताने का प्रयास किया। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आया करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और आपको इस बार वाला भी क्वेश्चन यहाँ पर कराता हूँ। तो इस बार वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का आया था। तो यहाँ पर हिरण्यगर्भ लिखा हुआ है, तो हिरण्यगर्भ क्या था? एक प्रकार का अनुष्ठान था। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, दिसंबर 2024 के पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो आपको मैंने यहाँ पर सारी चीजें बताने का प्रयास दोस्तों किया है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं राज्यों में प्रशासन कैसे होता था। नए राज्यों में कई इकाइयों ने महाराज धीराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावे के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी भी किया करते थे। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजों की ओर, जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया करता है। तो 400 कर के बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझना। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी कर। वेट्टी कर से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। वेट्टी जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता है, यानी जबरन श्रम, और कदिमाई यानी कि भू राजस्व। तो वेट्टी कर आपको बताया जो कि जबरन लिया जाने वाला कर है। और वेट्टी कर किस किस पर लिया जाता था? मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करने पर कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए कर इत्यादि करों का भी उल्लेख किया जाता था। पेड़ पर चढ़ने के लिए जिस सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता था ताड़ के पेड़ पर, तो उस पर भी कर लगता था, ऐसा उल्लेख मिलता है वेट्टी कर में। किसमें? वेट्टी कर में उल्लेख मिलता है। तो वेट्टी कर से संबंधित क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर कराता हूँ। तो वेट्टी कर का क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वेट्टी कर लगाया जिसमें कर नगद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था? तो चोल वंश के अभिलेख में हम लोगों को ऐसा देखने को मिलता है। आप लोग दोस्तों इन नोट्स को खरीद लेना, बार बार आपसे कहता हूं, बिल्कुल कम प्राइस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर रखा है। तो प्राइस यहाँ पर लिख देता हूँ 199। बार बार आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हो प्राइस क्या है, तो 199 प्राइस है। इससे कम प्राइस आपको कोई भी टीचर नहीं दे सकता है नोट्स में। इससे अधिक प्राइस में आपके नोट्स SST के लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे कम आपको कोई भी नहीं दे पाएगा। नोट्स ऐसे भी आपको कोई भी नहीं देगा, जो कि चैप्टर वाइज PYQ के अकॉर्डिंग आपके नोट्स होने चाहिए, जो कि कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के आपके नोट्स हैं। तो ठीक है ना। तो वेट्टी कर का रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराया। उसके बाद बात कर लूँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। ये संसाधन राजा की व्यवस्था या वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों का भी निर्माण उस दौरान किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होता था जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। तो जो लूट लिया जाता था सामान, उनसे सड़कें निर्माण की जाती थी, व्यापारिक मार्ग बनाए जाते थे, है ना।
राजा कर वसूला करता था जो कि वित्तीय आधार बनता था। राजा लोग मंदिरों का निर्माण कराते थे, दुर्गों का भी निर्माण कराते थे। ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, और उसके बाद यहाँ पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। नागभट्ट की उपलब्धियाँ यहाँ पर दिया गया है, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक परिस्थिति, नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है दोस्तों इसमें। ठीक है ना। और उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया था, हराया था उनको, ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य पॉइंट की। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कलहड़ के बारे में। कलहड़ दोस्तों 12वीं शताब्दी का एक इतिहासकार था, जो कि कलहड़ एक ब्राह्मण था, है ना। 12वीं शताब्दी का इतिहास इसने लिखा था। कहाँ का इतिहास लिखा था? तो इसने कश्मीर का इतिहास लिखा था। कश्मीर का इतिहास 12वीं शताब्दी का इस व्यक्ति ने लिखा था, वहाँ के राजाओं के बारे में। इसकी पुस्तक एक है, इसकी पुस्तक का नाम है राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी, है ना, तरंगड़ी इसकी पुस्तक का नाम है, जिसमें वर्णन देखने को मिलता है। 12वीं शताब्दी में एक वृहद संस्कृत काव्य की रचना, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, इसे कलहड़ नाम की रचनाकार द्वारा माना जाता है। कलहड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। परिस्थितियों के लेखक से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ माना जाता है। उस ग्रंथ का नाम राजतरंगड़ी है, आप लोग लिख सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद धन के लिए भी युद्ध हुआ करता था। एक क्षेत्र था आपका कन्नौज, जहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष आपका एग्जाम में बार बार आता है, यहां पर लिख दूं त्रिपक्षीय वाला संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई के 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इस लड़ाई को त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में माना है। तो पक्ष कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार था, राष्ट्रकूट था और पाल था। ये तीनों लोग कन्नौज को हथियाना चाहते थे। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही करा देता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन ही करा देता हूँ दोस्तों। तो मैंने नोट्स में भी आपको बताने का प्रयास किया है कलहड़ के बारे में, कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर, इसकी पुस्तक का भी नाम मैंने लिखने का प्रयास किया है, राजतरंगड़ी, जो कि NCERT पुस्तक में राजतरंगड़ी नहीं दिया गया है। मैंने एडोन चीज़ें अलग से भी यहाँ पर की हैं। और त्रिपक्षीय संघर्ष अभी आपको बताया, कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट पाल, ये तीनों हथियाना चाहते थे कन्नौज को। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। आपको टिक मार देना है, 2012 के पेपर में यह क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 2015 में क्वेश्चन आया त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजाओं के बीच में, वही आपका यहाँ पर भी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हो 2022 के एग्जाम में आया हुआ है, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था? तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। नोट्स में आपको यही खासियत है कि हर चैप्टर, हर पॉइंट के PYQ आपको इसी में मिल जाएंगे। आप मार्केट से किसी भी किताब को खरीद लेना, ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना। तो इतना आपको मैंने बताया। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से ले लेना, उसके लिए मैंने नंबर भी प्रोवाइड किया है 9696 400 597, है ना, 9696 400 597। इस नंबर पे आप लोग कॉल करना। अगर कॉल मत करना तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप के जरिए भी कॉल करना। मैं आपसे खुद बात करूंगा और आपको खुद से नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा बहुत कम प्राइस में। ठीक है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, जो शासक आपके लोग थे 7वीं से 12वीं शताब्दी वाले, उन्होंने मंदिरों का भी निर्माण कराया था। मंदिर क्यों निर्माण कराए गए थे? क्वेश्चन उठता है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया था। इसलिए जब एक दूसरे के राज्यों पर वे आक्रमण करते थे तो मंदिरों को वो अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत संपन्न हुआ करते थे। तो आपको यहाँ पर एक जानकारी प्राप्त हुई होगी
कि उस दौरान जो शासक लोग थे वो मंदिर का निर्माण कराते थे। मंदिर का निर्माण क्यों कराते थे? सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना है या इतना है, ये दिखाने के लिए करते थे वे लोग। और जब वे आक्रमण एक दूसरे के राज्यों पर करते थे ना, तो वो मंदिर को अपना निशाना पहले बनाते थे क्योंकि मंदिर संपन्न होते थे। उसी दौरान एक उदाहरण सामने निकल कर आता है महमूद गजनी का, जो कि सोमनाथ मंदिर को लूट ले गया था 1025 में, 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था, है ना। धार्मिक पूर्व आपको पता होगा गुजरात में यह मंदिर है जिसको उसने लूटा था। महमूद जो धन उठा ले गया था उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया गया। यहाँ के शासक देखते रहे, गजनी मंदिर को लूटता ले गया, है ना। शासकों से कहा गया कि गुजरात के शासक से कहा गया कि आप अपने मंदिर को कैसे बचाओगे, है ना। तो एक राजा या पुरोहित ने ऐसा कहा कि भगवान शिव खुद ही अपना मंदिर बचा लेंगे। तो ऐसे ऐसे शासक रहे भारत में, है ना, जिन्होंने कुछ भी कदम नहीं उठाया, ना ही रोकने का प्रयास किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चौहान भी शामिल थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के पास ये रहा करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब को अपने नियंत्रण क्षेत्र में विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसको तृतीय के नाम से जानते हैं, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान को शासक को 1191 में हराया था, लेकिन दूसरे साल 1192 में उसके हाथों मारा गया था। इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, जिसमें चौहान आपके जीत गए थे और 92 में ये हार गए थे, है ना। ये छोड़ दिया करते थे। भारत के शासकों की यही बड़ी गलती थी, एक बार में इनको समाप्त क्यों नहीं करते थे, इनको फिर इजाजत दे दिया करते थे, है ना। यही तो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो इतना अभी तक मैंने आपको बताया। मंदिर क्यों बनाते थे शासक? शक्ति प्रदर्शन के लिए बनाते थे। और मोहम्मद गौरी आया जिसने चौहान से लड़ाई लड़ी, और गजनी आया जो कि मंदिर को लूटते ले गया। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको यहाँ पर कराता हूँ। तो आ चुका है अपना यहाँ पर जो आपको कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मंदिर का प्रदर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको कराता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे। क्यों थे मंदिर? मंदिर शक्ति और संपत्ति को निरूपित करते थे, इसलिए दोस्तों थे आपके, है ना। तो थर्ड वाला इस क्वेश्चन का सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको लाइन कराई थी। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, शासकों द्वारा मंदिर और मस्जिद का निर्माण किया गया था क्योंकि ये शक्ति दिखाना चाहते थे, शक्ति और वैभव प्रदर्शन के लिए। बी तो आपका करेक्ट होगा ही होगा। पुजारी वर्ग को संतुष्ट और उनका समर्थन पाने के लिए भी करते थे, अभी आगे आपको बताऊंगा। भगवान के साथ अपनी घनिष्ठता घोषित करने के लिए भी करते थे। तो ये तीनों चीजें आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अभी आपको आगे इन सभी चीजों को आगे बताऊंगा, है ना। अभी आगे यहाँ पर दिया गया है। और आगे क्वेश्चन है मंदिर नगर निर्माण प्रक्रिया, है ना। ये अभी आगे आपको यहाँ पर कराऊंगा, ठीक है ना। परेशान आप लोग मत होना, नोट्स आप लोग ले लेना, बार बार आपसे कहता हूँ, क्योंकि इसके मुकाबले नोट्स आपको पूरे के पूरे मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। उदयपुर से तंजावुर, कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, चोल वंश। जो चोल वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि चोल वंश अस्तित्व में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निसुकुम्बनी देवी का मंदिर भी बनवाया। निसुम्बसूधनी देवी का मंदिर भी बनवाया। दोस्तों किसने बनवाया था? तंजावुर शहर में बनवाया था। किसने बनवाया था? तो विजयालय ने बनवाया था। दोस्तों विजयालय ने बनवाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला आपका दिखाने का प्रयास किया गया, चोल वंश का शासक जो कि दक्षिण भारत में पड़ता था। और उसके आगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, 985 में राजा बना था, और उसी ने इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार भी किया था। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजपुत्र के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया था।
तो ये मैंने राजराज प्रथम के बारे में आपको बताया। उसके बाद मंदिर भी बनाए जाने लगे थे। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार मंदिर साबित होते हैं। चलिए आइए आगे बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। ये वाली लाइन जो मैं आपको यहाँ पर ये लाइन दिखा रहा हूँ ना, इस वाली लाइन से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा जो दान भूमि दी जाती थी उससे बनाए जाते थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, इसके साथ साथ वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बिंदु भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेष था कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। यहाँ पर कांस्य प्रतिमाएं भी बनाई जाती थी चोल मंदिर में। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं थी। इसमें कुछ भक्तों की भी प्रतिमाएं थी और देवी देवताओं की भी शामिल की गई थी। तो यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट सामने निकल के आते हैं। चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र थे, पहली बात। शिल्प उत्पादन के केंद्र थे, दूसरी बात। ये दान में दी गई भूमि से निर्माण किए गए थे, तीसरी बात। चौथी बात दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पर लोग काम भी करते थे, जैसे पुरोहित हो गया, मालाकार हो गया, बावर्ची हो गया, मेहतर। मेहतर क्या होता है, जो कि कुछ नीचे वाले काम करता है ना, तो ये लोग भी शामिल थे। और इसी के साथ मंदिर जो आपके थे वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के जीवन के केंद्र बिंदु भी थे। और कांस्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर बनाई जाती थी। कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी, कुछ आपकी भगवान यानी कि देवी देवताओं की भी शामिल की गई थी। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। आप लोग ज़्यादातर प्रतिमा देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। अब आते हैं इन पर क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं क्या, 1 मिनट, इधर आओ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, चलो इसको जूम कर देता हूँ। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक के जीवन के केंद्र थे। अभी आपको कराया ना, अभी मैंने आपको ये वाली लाइन यहाँ पर कराई, बिल्कुल हूबहू लाइन यहाँ पर आपको ये वाली कराई। आप लोग देख सकते हो, आर्थिक, सामाजिक जीवन के केंद्र बिंदु थे। यहाँ पर भी वही लाइन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दिखाई पड़ी आपको? बिल्कुल दिखाई पड़ी। फिर उसके आगे यहाँ पर दोस्तों बात किया गया है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ये भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ज्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ भक्तों की भी थी। वही लाइन यहाँ पर लिखी गई है। तो दोनों बातें आपकी कैसी हो जाएंगी? दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। इसलिए राइट आंसर आपका दोनों सही है और सही व्याख्या भी करते हैं, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चोल मंदिर से रिलेटेड और क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ना, हाँ जी अब हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चोल मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण आ गया इसलिए गलत है। अपनी बस्तियों के आसपास, केवल ना होता तो सही हो जाता। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर, जनसाधारण नहीं बल्कि राजा भी तो दिया करता था, इसलिए गलत हो गई। चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, बिल्कुल सही बात हो गई। लौह प्रतिमाएं नहीं दोस्तों, कांस्य प्रतिमाएं, लौह नहीं कांस्य प्रतिमाएं। क्या आपको बता रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया होगा क्या? कांस्य प्रतिमाएं बताई गई आपको, लौह नहीं। तो इसलिए आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है, ठीक है ना। और देखो, मंदिर नगर के निर्माण की प्रक्रिया, यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो सबसे पहले लोग यहाँ पर कौन कौन बसे थे? CABD। जब मंदिर बनता है तो सबसे पहले लोग, शासक मंदिर को भूमि दान दिया करते हैं, तभी तो मंदिर बनेगा। धन पहले आएगा तभी तो मंदिर की निर्माण सामग्री आएगी। तो धन सबसे पहले 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद तीर्थ यात्री मंदिर को जाते दान दक्षिणा दिया करते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये आएगी। और तीसरी चीज आपकी, बड़ी बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, व्यापारी मंदिर के आसपास बसते गए, ये वाला यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकार में लगाते हैं, डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब कि सही हो जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर लास्ट में तो आपका डी आएगा, यहाँ पर भी डी दिया गया, यहाँ पर भी डी दिया गया है। ए आपका कहाँ पर है, तीर्थयात्री मंदिर को जाते दान दक्षिणा दिया करते हैं। पहले तो आपका मंदिर में जो भूमि होगी, भूमि पर ही तो मंदिर बनेगा, इसलिए सबसे पहले सी विकल्प यहाँ पर आएगा, उसके बाद सारे आपके आ जाएंगे, इसलिए राइट आंसर पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इसको भी मैंने अभी बताया था। उसके बाद कुछ भूमियों के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा, जैसे वेलन वगाई गैर ब्राह्मण कृषि की भूमि है, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि है, सालाभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि, पल्लीचद्दम जैन संस्थानों में दी जाने वाली भूमि। तो इनसे भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मिलान वाला क्वेश्चन आया हुआ है, जो अभी आपको मैंने बताया सालाभोग विद्यालय के रखरखाव के लिए होती है, ठीक है ना। फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी मिलान वाला क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है, जैन संस्थानों में कौन सी, तो ए का यहाँ पर इसके साथ हो जाएगा सालाभोग, तो यह विद्यालय के रखरखाव के लिए, देवदान मंदिर के लिए, बेलन बगाई गैर ब्राह्मण के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कहता हूँ आप लोग नोट्स अवश्य रूप से ले लेना, है ना। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कराई दिया है 9696400597। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप पर कॉल करना या मैसेज करना, आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन दिखाए। उसके बाद कृषि और सिंचाई की भी आपकी अपनाई गई थी उपलब्धियां। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार अपनी पानी से उलीचती हैं, पानी को उलीचती रहती हैं, जिससे किनारे उपजाऊ हो जाते हैं। वहाँ पर मिट्टी को जोता जाता है, वहाँ पर चावल की खेती की जाती थी, है ना। तो है ना, और सिंचाई के लिए आपके कुएं भी खोदे गए थे, है ना, कुएं भी खोदे गए थे और सरोवर भी बनाए गए थे पानी को इकट्ठा करने के लिए। बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था सरोवर में। उसके बाद कुछ इस प्रकार से सरोवर आप लोग देख सकते हो। तमिलनाडु का एक हौज का यहाँ पर चित्र लिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पर स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम योजना, संसाधनों की व्यवस्था करना, इन कामों की देखरेख करना, ये भी इसमें शामिल था। और साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलता था, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। पहला पॉइंट, किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। गांव के समूह को नाडू कहा जाता था, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और मुवेंदलाम क्या है, तीन राजा जो आपके चोल चेर पांड थे, है ना, जिसको मुवेंदार कहा गया था, पहले आपको बताया था। गांव के समूह को नाडू और गांव की वस्तुओं को उर कहा जाता था तमिलनाडु की प्राचीनतम में। उसके बाद भूमि के प्रकार मैंने आपको बता दिए, वेलन वगाई ब्रह्मदेव, है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर रहता है वो हो जाता है खत्म। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सदस्यता क्या होनी चाहिए थी सभा के लिए, तो जहां से भूराजस्व वसूला जाता वो व्यक्ति बन सकता था। उनके पास अपना घर भी होना चाहिए था, उनकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए थे, उन्हें वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए था, उन्हें ईमानदार होना चाहिए था, है ना। तो कुछ शर्तें यहाँ पर बताई गई हैं उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए। यहाँ से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। कहाँ गया आपका क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो, इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया था, ठीक है ना। उत्तर मेरूर अभिलेख के बारे में आपको यहाँ पर बताया। तो उत्तर मेरूर अभिलेख का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तमिलनाडु के चिंगलपेट जिला में उत्तर मेरू अभिलेख में, है ना, सभा का सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए, सही है। वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए, सही है। वे जिनके पास अपने घर थे, ये भी सही है। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया, ये गलत है। हिसाब किताब दिया हो वही रह सकता था, राजस्व वसूला जाता हो वही रह सकता था, तो डी आपका गलत हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर भी एग्जाम में आया है। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए शर्त नहीं थी, नहीं करके पूछा है। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भूराजस्व वसूला जाता, सही दिया गया है। उनकी उम्र 25 से 70 नहीं बल्कि 35 से 70 होनी चाहिए थी, ये बात गलत है। उनके पास अपना घर भी होना चाहिए, उन्हें वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए था। तो और दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना। सभा का सदस्य ऐसा भूस्वामी जहां भूराजस्व वसूला जाता, सही है। उनकी उम्र 25-70 नहीं दोस्तों, 35-70 होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पीवाईक्यू क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं।
आपको यही दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। उनके पास अपना घर भी होना चाहिए, वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए। बी आपका गलत है। बी जिन जिन ऑप्शन में है उसको आप लोग हटाओगे। सबसे पहले आपको हटा देना है ACD यानी कि फोर्थ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला, है ना। यहाँ पर लिखने का भी मैंने प्रयास किया है। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं। नोट्स आप लोग अवश्य रूप से खरीद लेना, ठीक है ना दोस्तों। बार बार आपसे यही कहता हूँ, क्योंकि इसके मुकाबले आपको कोई भी चीजें नहीं मिलेंगी अगर आप लोग वाकई में पहली बार में एग्जाम क्रैक करना चाहोगे तो इसके लिए। और यहाँ पर एक NCERT का क्वेश्चन मिलान वाला यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। पाल जो कि पश्चिमी दक्कन से, चोल तमिलनाडु से, और राष्ट्रकूट बंगाल से, गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान से। दोस्तों मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नोट्स के लिए आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज मेरे को कर देना, आपको फटाक से रिप्लाई मिल जाएगा।